Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you another part of the chapter Principle of Inheritance and Variation. Let us start. हीमोफीलिया. आपने मेरा अगर पिछला लेक्चर देखा हो तो मैंने आपसे उसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे. आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में. मैंने आपको कहा था कि अगर आप पे कोई कट लग जाए या इंजरी हो जाए तो क्या होता है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन अगर ब्लीडिंग स्टॉप ना हो तो क्या होगा. आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं. हीमोफीलिया, many components in the blood contribute to the formation of clot that stop bleeding. बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं ब्लड में जो किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, जो क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, दैट स्टॉप ब्लीडिंग, जो क्या करता है, ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है. द कोगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स विद द हेल्प ऑफ कैस्केड मैकेनिज्म. देखिए मैंने कहा बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में जो किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, विच कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, जो क्या करते हैं, क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग ब्लीडिंग, जो दैट स्टॉप ब्लीडिंग. तो द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये जो कोएगुलेशन होती है ब्लड की, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ कैस्केड मैकेनिज्म and require a number of clotting factors and calcium ions which cause the conversion of soluble fibrinogen in the blood into insoluble fibrin that forms the clot. देखिए जो आपका ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो ब्लड में क्लॉटिंग होती है, ये कौन करता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ये जो कोएगुलेशन होती है ब्लड की, ये कहाँ भी होती है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एक कैस्केड मैकेनिज्म. एक कैस्केड मैकेनिज्म है which requires a number of clotting factors. Coagulation of blood occurs with the help of cascade mechanism, जो क्या करते हैं, which require a number of clotting factors and calcium ions, जो जिसमें क्या होते हैं, number of clotting factors होते हैं and calcium ions which cause the soluble fibrinogen into the insoluble fibrin that is responsible for the clot formation and plugs the site of injury. तो जो आपके ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, दैट इज किसके साथ होता है, ये एक कैस्केड मैकेनिज्म के साथ होता है. कैस्केड मैकेनिज्म में क्या होता है, दैट रिक्वायर्स ए नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं अलॉन्ग विद द कैल्शियम आयंस. ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन में, दैट फॉर्म्स द क्लॉट. राइट. तो ये हमारा एक मैकेनिज्म है जो हमने डिस्कस किया है. तो हम पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर. हीमोफीलिया कैसे होता है, हीमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन. हीमोफीलिया होता है ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन विच इज कोडिंग फॉर वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर. जो ये म्यूटेशन हो जाता है जीन में म्यूटेशन हो जाता है जो किसको कोड कर रहा है, वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर को कोड कर रहा है. जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर उसी में म्यूटेशन हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होता है, हीमोफीलिया हो जाता है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स in the cascade pathway the coagulation of the blood does not occur. तो जब एब्सेंस हो जाती है, मैंने कहा जीन में म्यूटेशन हो जाती है which is responsible for the coagulation of blood. तो जब ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की एब्सेंस के कारण क्या होता है, कोएगुलेशन ब्लड की नहीं होती, क्लॉटिंग नहीं होती. तो एज ए रिजल्ट अगर स्मॉल कट भी लग जाए पर्सन को, दैट रिजल्ट्स इन द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं. हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज. हीमोफीलिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. हीमोफीलिया जो है ये क्लासिफाइड होता है 3 तरह में. 3 टाइप्स हैं हीमोफीलिया. ए
हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है? दिस इज कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 से, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 से जो डिजीज होती है उसे कहते हैं हीमोफीलिया ए। इट अफेक्ट्स अबाउट 85% हीमोफिलिक्स। तो ये किसको अफेक्ट करती है? अबाउट 85% हीमोफिलिक्स को ये अफेक्ट करती है। हीमोफीलिया बी, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। ये क्यों हीमोफीलिया बी क्यों होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। ठीक है, इसी तरह याद रखना है हीमोफीलिया ए क्या है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड हीमोफीलिया बी क्या है? ड्यू टू द दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है और ये क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर 8। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है। जो जीन्स हैं which are responsible for the hemophilia, they are sex linked। सेक्स लिंक्ड डिजीज है और ये क्यों होती है? ड्यू टू द इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर 8। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर 8 के कारण होती है। हीमोफीलिया ए और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर 9। तो और दूसरा क्या है? फैक्टर 9 है या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, which is responsible for the blood coagulation that causes the hemophilia B। It occurs due to the presence of defective recessive sex-linked disease। तो ये हीमोफीलिया क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव रिसेसिव सेक्स-लिंक्ड जीन H, which is carried by X chromosome, which is sex chromosome। तो ये क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो ये जो हम हीमोफीलिया पढ़ रहे हैं ये क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन। जीन कौन सा है? H। ये जीन H क्या है? आपका रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज जीन है, विच इज कैरिड बाय X क्रोमोसोम। इस जीन को, ये क्या है? रिसेसिव, ऐसे ही याद रखना है, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन है, विच इज कैरिड बाय X क्रोमोसोम। कौन कैरी कर रहा है? X क्रोमोसोम। इफ बोथ X क्रोमोसोम्स, अगर दोनों X क्रोमोसोम्स इस ये आपका रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन को कैरी करते हैं तो फीमेल जो है हीमोफिलिक हो जाती है। अगर दोनों X क्रोमोसोम्स इस रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन को कैरी करते हैं तो जो फीमेल है वो हीमोफिलिक हो जाती है। X जो है क्रोमोसोम से कैरी कर रहे हैं रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन को। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रिसेसिव एलील्स, ये जो कॉम्बिनेशन है इन रिसेसिव एलील्स का, इट इज डेडली एंड सच फीमेल्स यूजली डाई बिफोर बर्थ। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इन रिसेसिव एलील्स का, जो कॉम्बिनेशन है ये डेडली है और ऐसी फीमेल्स जो हैं ये बर्थ से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। इफ ए फीमेल हैज ओनली वन एलील फॉर हीमोफीलिया, अगर किसी फीमेल में एक एलील प्रेजेंट है फॉर हीमोफीलिया तो दे आर नोन एज कैरियर्स एंड अपीयर नॉर्मल। अगर फीमेल में वन एलील प्रेजेंट है फॉर हीमोफीलिया, अगर फीमेल है XX क्रोमोसोम वाली, इसमें वन एलील प्रेजेंट है फॉर हीमोफीलिया, तो ऐसी फीमेल्स को हम क्या कहते हैं? तो एज ये क्या हो गई? दे आर नोन एज कैरियर्स। अगर फीमेल में एक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट है हिम H, तो ऐसी जो फीमेल्स हैं इनको कैरियर्स कहते हैं और ये नॉर्मल अपीयर होती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर दोनों X क्रोमोसोम्स में
ये आपका रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट है तो फीमेल हीमोफिलिक होगी। अगर एक फीमेल एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट है तो ये क्या होगी, जो फीमेल है ये नॉर्मल होगी, और इसको क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। बिकॉज द वाई क्रोमोसोम लैक्स एनी कॉरस्पॉन्डिंग एलील, जो वाई क्रोमोसोम है इसमें कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल डिफेक्टिव एच जीन इन मेल्स कैन कॉज द डिजीज। देखिए अगर हमारे पास मेल्स में हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर वाई क्रोमोसोम में कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलील नहीं प्रेजेंट, वाई क्रोमोसोम में कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलील नहीं प्रेजेंट, तो जो प्रेजेंस है ये सिंगल डिफेक्टिव रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन की, तो ये जो प्रेजेंस है सिंगल डिफेक्टिव सेक्स लिंक्ड जीन की, ये क्या कर देती है, इट कॉजेज डिजीज इन मेल्स। ठीक है, सच ए पर्सन रिक्वायर, तो ऐसे जो पर्सन है जिसको ये मेल्स में डिजीज हो जाती है जब हीमोफिलिक, तो ऐसे पर्सन को क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए, और रिक्वायर्ड क्लॉटिंग, और रिक्वायर्ड इनको क्लॉटिंग होनी चाहिए ताकि ये क्या हो जाए, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। व्हेन ए कैरियर वुमेन एक्स मेट्स विद ए नॉर्मल मैन, ये केस हमने पढ़ा, वुमेन कैरियर है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या कैरी कर रहा है, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन, तो हमने क्या कहा, ऐसी वुमेन क्या है, कैरियर है। ठीक है, और वो क्या है, नॉर्मल है, तो ये हमारे पास कैरियर वुमेन आ गई। तो ये हमारे पास, इसको जब हमने मेट करवाया विद ए नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन के साथ मेट करवाया, तो ये देखिए इस तरह से ये कैरियर है और ये नॉर्मल स्पर्म्स आ गए। तो जब इसके ऑफस्प्रिंग्स आए तो ऑफस्प्रिंग्स किस रेशो में आए, एक नॉर्मल गर्ल थी, एक नॉर्मल बॉय था, एक कैरियर गर्ल थी और एक हीमोफिलिक बॉय था। देखो मैंने आपसे जो पहले डिस्कस की हैं चीज, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन प्रेजेंट है दोनों में तो वो हीमोफिलिक हो जाएगा, अगर एक फीमेल में प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल होगी, और उसी तरह एक्स वाई मेल्स में अगर एक प्रेजेंट है तो अगर एक प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, दैट कैन आल्सो कॉज द डिजीज। तो इस तरह से ये हमारे पास, अगर आपको पहले वाला सारा समझ आ गया तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग आए कैरियर फीमेल के, जब उसकी मेटिंग हुई नॉर्मल मेल के साथ, तो इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स आए, राइट। तो पहले की अगर आप अच्छी तरह समझेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। फिर ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन इन दिस कंडीशन, जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं इस कंडीशन में, वो नॉर्मल गर्ल आती है, नॉर्मल बॉय आता है, कैरियर गर्ल आती है और हीमोफिलिक बॉय आता है, ईच हैविंग 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस। ठीक है, ये पहला स्टेप था हमारा। एक और केस देखते हैं, नॉर्मल फीमेल है, उसकी मेटिंग करवा दी हीमोफिलिक मेल के साथ, नॉर्मल फीमेल है उसकी मेटिंग करवा दी हीमोफिलिक मेल के। मैंने बताया हीमोफिलिक मेल में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम क्या कैरी करेगा, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन कैरी करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से होगा, जो इनकी मेटिंग हुई, तो मेटिंग के बाद जो आपके ऑफस्प्रिंग्स आए वो दो कैरियर थे, दो कैरियर गर्ल्स थी, एक नॉर्मल बॉय था, दो कैरियर गर्ल्स दो नॉर्मल बॉयज थे, 2:2 की रेशो में आए। ठीक है जी, तो ये हम कुछ केसेस स्टडी कर रहे हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग्स आए इसमें क्या था, 2:2, दो कैरियर गर्ल्स थी और दो नॉर्मल बॉयज आए, तो 50% अक्रेंस है इसमें डिजीज होने की। अब कैरियर वुमेन जो है मेट करे हीमोफिलिक मैन से, कैरियर वुमेन आपको पता है आपकी कौन सी है, एक्स है, और एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन है एच, इसकी आप हीमोफिलिक मेल के साथ करवा दो, तो जो गैमीट्स बने, जो ऑफस्प्रिंग्स आए, उनमें इस तरह से एक कैरियर गर्ल थी, एक नॉर्मल बॉय था, एक हीमोफिलिक गर्ल थी और एक हीमोफिलिक बॉय था। ठीक है, तो हीमोफिलिक गर्ल में आपको मैंने बताया कि अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैरी कर रहे हैं रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन, तो क्या होगा, फीमेल विल बी हीमोफिलिक एंड इट विल डाई।
सॉरी एंड शी विल डाई। तो ऑफस्प्रिंग्स में क्या है 25% चांसेस आते गए ऑफ बिकमिंग हीमोफिलिक। तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज? बिकॉज इट इज कॉमन इन द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप। यूरोप की रॉयल फैमिलीज में ये डिजीज देखी गई थी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। द डिजीज स्प्रेड इन द रॉयल फैमिलीज थ्रू द चिल्ड्रन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के जो चिल्ड्रन थे उनसे ये डिजीज इनहेरिट हुई थी, ये स्प्रेड हुई थी डिजीज। क्वीन विक्टोरिया के चिल्ड्रन से ये डिजीज स्प्रेड हुई थी, तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। क्वीन एंसेस्टर्स वर नॉट इन्फेक्टेड विद द डिजीज। द हीमोफीलिया जीन अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड थ्रू म्यूटेशन इन आइदर हर फादर और हर ओन जर्म सेल्स। ये जो मैंने कहा रॉयल डिजीज है, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ये रॉयल डिजीज कहाँ पे हुई थी? जो है क्वीन विक्टोरिया के चिल्ड्रन से हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनके ग्रैंड जो एंसेस्टर्स हैं, क्वीन के जो एंसेस्टर्स थे उनको ये डिजीज नहीं थी। ये डिजीज, ये जो हीमोफीलिया का जीन है, ये कहाँ अपीयर हुआ? ये अपीयर हुआ म्यूटेशन के साथ, ठीक है, ये अपीयर हुआ म्यूटेशंस के साथ इन हर फादर और हर ओन जर्म सेल्स। उनके फादर से ये डिजीज आ सकती, आई स्प्रेड हुई होगी, या उनके अपने जर्म सेल्स से, ये एंसेस्टर्स से डिजीज नहीं आई उन्हें। तो जो हीमोफीलिया का जीन है वो कब एक्सप्रेस हुआ है? या तो फादर के जर्म सेल से या अपने इनके ओन जर्म सेल से। बस बेस समझ आना चाहिए और तो कुछ नहीं है। ये हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है और ये क्या शो करती है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बिकॉज द डिफेक्टिव जीन ऑफ द मदर is always inherited by the sons and defective gene of the father is always inherited by the daughter. हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है। और ये क्यों, ये क्या शो करती है? हीमोफीलिया जो है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? कि जो डिफेक्टिव जीन है मदर का, that is carried by the sons and defective gene of the father is inherited by the daughters. तो इसलिए इसे क्या कहा है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है। हीमोफीलिया डिजीज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती है। कैसे? कि जो आपका डिफेक्टिव जीन है, डिफेक्टिव जीन जो है फादर का, दैट इज इनहेरिटेड बाय द girl and the defective gene of the mother is inherited by the boys. तो ये क्या होगी? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगी। मेल्स और मेल्स में ये डिजीज बहुत जल्दी डेवलप होती है देन द फीमेल्स। क्यों? बिकॉज इन मेल्स इवन द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल डिफेक्टिव जीन, मेल्स में ये डिजीज बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक, ये हमने कंडीशन पढ़ी कि इवन द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल डिफेक्टिव जीन, अगर सिंगल डिफेक्टिव जीन भी प्रेजेंट है मेल्स में, दैट कैन कॉज द डिजीज। पर फीमेल्स में क्या होता है? 2 copies ऑफ द डिफेक्टिव जीन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज। अगर फीमेल में XH है, दोनों डिफेक्टिव जीन्स प्रेजेंट हैं तभी डिजीज होगी, लेकिन मेल में अगर एक भी डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तब भी हीमोफीलिया हो जाएगा, राइट? So in this lecture I have discussed with you some cases कि किस तरह से हीमोफीलिया डिजीज कॉज होती है। आप इनको अच्छी तरह से समझो, कॉपी पे लिखो, इनको इसी तरह से अंडरस्टैंड करो। इसका अगर बेसिक आपको समझ आ गया तो फिर आपको ये डिजीज़ लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा, राइट? NCERT की बुक फॉलो करो और कोशिश करो नोट्स बनाने की। और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।